हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 22 है और इस लेक्चर में हम होलो सिलेंडर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करेंगे। तो यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। इस चैनल पर आपको जो क्वांटम होते हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक होलो सिलेंडर है और जिसकी इनर रेडियस R1 है और जिसकी आउटर रेडियस R2 है। हम अज्यूम करते हैं कि जो इसके सरफेसिस हैं, ये अपर वाला और लोअर वाला, ये दोनों कैसे हैं, इंसुलेटेड हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा और हम मानते हैं कि जो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगा वो केवल रेडियल डायरेक्शन में ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंसीडर ए होलो सिलेंडर हैविंग कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड इज इंसुलेटेड एट बोथ एंड्स। तो ये जो होलो सिलेंडर है ये दोनों सिरों पर इंसुलेटेड है और इसकी जो अपर सरफेस है इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये जो ब्लैक वाला सर्किल है ये इनर वाला और ये जो आउटर वाला है, इनकी रेडियस क्या है, R1 और R2 और स्ट्रिप की डिस्टेंस जो सेंटर से है वो कितनी है, R, और स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, dr। जो होलो सिलेंडर है इसकी इनर सरफेस का टेम्परेचर कितना है, T1, और इसकी आउटर सरफेस का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, T2। तो हमने यहाँ पर T1 टेम्परेचर माना है और T2 टेम्परेचर माना है। और देखिए ये जो टेम्परेचर प्रोफाइल है ये कैसी है, लोगरिथमिक। ये जो लोगरिथमिक है इसका पता हम डेरिवेशन में करेंगे। जो प्लेन वॉल के लिए टेम्परेचर प्रोफाइल होती है वो लीनियर होती है। देखिए इसके लिए थर्मल सर्किट और बना लेते हैं। तो थर्मल सर्किट इसका बड़ा सिंपल है। यहाँ पर टेम्परेचर T1, ये T2 और ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इसमें हीट फ्लो हो रही है। यही इसका थर्मल सर्किट है। तो हम यहाँ पर कुछ अजम्पशंस लिख लेते हैं, जैसे R1 और R2 ये क्या है, इनर एंड आउटर रेडियस, और T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ इनर एंड आउटर सरफेसिस। जब हमने प्लेन वॉल के लिए डेरिवेशन किया था तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, वो हमने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इससे स्टार्ट किया था। उसमें हमने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखी थी, लेकिन इसे हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से। तो वो क्या होती है, देखो ये आपके पास है डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इक्वल टू रो सी अपॉन के इंटू डेल टी ओवर डेल टाउ। तो ये आपका हीट कंडक्शन इक्वेशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हीट फ्लो है वो केवल रेडियल डायरेक्शन में ही होता है और यहाँ पर कोई भी इंटरनल हीट जनरेट नहीं होती है। और हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो हीट फ्लो है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में फ्लो होती है। तो देखिए, फॉर स्टेडी स्टेट यूनिडायरेक्शनल एंड नो इंटरनल हीट जनरेशन। तो स्टेडी स्टेट के लिए क्या होगा, जो ये आपका है डेल टी ओवर डेल टाउ, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और यूनिडायरेक्शनल के लिए जो आपका ये फाई डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है और जो जेड डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है, ये दोनों टर्म 0 रहेंगे। तो हमने ये दोनों टर्म यहाँ पर 0 लिख दिए। और नो इंटरनल हीट जनरेशन के लिए आपकी क्यू जी की वैल्यू 0 रहेगी। तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ये किस तरह की बन जाएगी, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टी ओवर डेल आर इक्वल टू 0। तो इसके बाद देखिए, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर, और अब की बार सेकंड ऐसे ही और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो सेकंड वाला क्या है, डी टी अपॉन डी आर, और r का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर यही है
और 1/r की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 1/r इंटू dt/dr। तो ये ऐसे ही है, तो इसलिए हमने इसकी जगह पर क्या लिखा, ये वाला लिखा टर्म। तो आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पर 1/r और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1/r तो 0 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये तो रेडियस का रेसिप्रोकल है और रेडियस का रेसिप्रोकल 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला टर्म है ये d/dr इंटू r इंटू dt/dr ये आपका 0 रहेगा। तो हमने क्या माना कि जो सेकंड वाला टर्म है ये क्या है, 0 है। और उसके बाद देखिए, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसी को हम लिख सकते हैं r इंटू dt/dr इक्वल टू c। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, यदि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। देखो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो d/dr इंटू r इंटू dt/dr इक्वल टू d/dr इंटू c। तो देखिए ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, और c का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 0। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, अब हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन देन वी गेट, तो सबसे पहले इंटीग्रेट करने से पहले हम यहाँ से dt की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dt की वैल्यू क्या आएगी, c इंटू 1/r इंटू dr। तो c इंटू 1/r इंटू dr। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा कि ये d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, t इक्वल टू, और 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, log r। तो कितना आ जाएगा, t इक्वल टू c log r प्लस एक हम अपने तरफ से कांस्टेंट ऐड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, t इक्वल टू c log r प्लस c1। तो ये एक नया कांस्टेंट है। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ से जो ये कांस्टेंट है c और c1, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखिए, जब ये जो r है, इस r की वैल्यू r1 है, जब r की वैल्यू r1 है तो आपका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपका कितना है यहाँ पर, T1। और जब r की वैल्यू R2 हो जाती है, जब r की वैल्यू कितनी है, R2, तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाता है, T2। क्योंकि यहाँ पर R2 पर यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T2। यही क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। तो इन बाउंड्री कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे और वहाँ से जो दोनों कांस्टेंट हैं c और c1, उन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमने बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर लिख ली हैं। एट r इक्वल टू r1 पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1, और एट r इक्वल टू r2 पर जो टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये T है इसकी जगह पर रखते हैं T1, और जो ये R है इसकी जगह पर रखते हैं R1। तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, T1 इक्वल टू c log r1 प्लस c1। तो ये इक्वेशन है आपकी T1 इक्वल टू c log r1 प्लस c1। और जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में ये जो सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन है इसे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पर T2 आ जाएगा और यहाँ पर R2 आ जाएगा। तो T2 इक्वल टू c log r2 प्लस c1। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये वाली इक्वेशन है ये सेकंड है और ये वाली इक्वेशन थर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे और सोल्व करके c और c1 इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन सेकंड है उसमें से हम इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा कि जो c1 है उससे ये c1 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू, यहाँ से हम c कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, log r1 माइनस log r2। तो इस तरह से ये क्या आ गया, log r1 माइनस log r2। हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, माइनस के c कॉमन लिया, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो log r2 माइनस log r1, और जो पहला वाला टर्म है ये क्या हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि जो ये वाला माइनस
साइन है इसे हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा C, और log R2 माइनस log R1 को हम क्या लिख सकते हैं, log R2 अपॉन R1, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है log M माइनस log N। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, log M अपॉन N। तो इस फॉर्मूले से हमने ये लिख दिया इस तरह से, और यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस T1 माइनस T2 अपॉन log R2 अपॉन R1। तो हमारे पास ये C की वैल्यू आ गई। अब C1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो C की वैल्यू है इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन थर्ड में रख करके फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो C की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं और C1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, T1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या रखा जाएगा, ये सब आएगा इंटू log R1 प्लस C1। तो देखिए फ्रॉम सेकंड हमने ये लिखा T1 इक्वल टू, ये हमने C की जगह पर लिखा इंटू log R1 प्लस C1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस टर्म को हम बराबर से पहले ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, T1 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन log R2 अपॉन R1 इंटू log R1। तो ये आपकी C1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर था आपका, यहाँ पर इक्वेशन 1 में C और C1 की वैल्यू रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो टेम्परेचर आपका क्या है, C log R प्लस C1। तो यहाँ पर C की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर C1 की वैल्यू रखेंगे। तो C की वैल्यू क्या है, ये है इंटू log R, और C1 की वैल्यू क्या है, ये आपकी T1 प्लस ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये आपका क्या आ गया, टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। अब इस टेम्परेचर की वैल्यू को देख करके हम बता सकते हैं कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो लीनियर है या लोगरिथमिक है, क्योंकि जो इक्वेशन आई है वो लॉग के टर्म में आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है होलो सिलेंडर के लिए वो कैसी है, लोगरिथमिक है। तो उसे हम लिख भी देते हैं यहाँ पर कि दिस इक्वेशन शोज डैट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज लोगरिथमिक। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो ये इक्वेशन आई है इसे हम एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिससे कि हमें याद रखने में आसानी रहे। तो इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, T माइनस T1, इस T1 को बराबर से पहले ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। तो इन दोनों टर्म में से हम ये कॉमन ले लेते हैं, माइनस T1 माइनस T2 अपॉन log R2 अपॉन R1। तो हम यहाँ से ये कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, log R, और यहाँ पर क्या बचेगा, log R1। तो ये बचा आपका log R माइनस log R1। उसके बाद देखिए T माइनस T1 इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस है ये हमने हटा दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, और ये सेम ही है log R2 अपॉन R1 इंटू ये log M माइनस log N वाले फॉर्मूले से ये क्या आ जाएगा, log R अपॉन R1। तो इसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो है इसे हम डिवाइड में लिख लेते हैं इधर की तरफ, और ये क्या है, log R अपॉन R1 अपॉन log R2 अपॉन R1। तो क्या करा कि हमने जो टेम्परेचर की वैल्यू थी उसी वैल्यू को अरेंज करके हमने एक सिंपल फॉर्म में इसे लिख दिया। तो इससे क्या रहेगा कि हमें ये जो इक्वेशन है ये हमें याद करने में आसानी रहेगी। देखो ये बड़ी सिंपल है, किस तरह से, देखो T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। जैसे कि यहाँ पर T माइनस T1 है, यहाँ पर क्या है log R अपॉन R1, और जिस तरह से यहाँ पर क्या है T2 माइनस T1, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है log R2 अपॉन R1। तो ये बिल्कुल इसी की तरह है, लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो हमें फाइंड करना था रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फाइंड कर लेते हैं। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू K इंटू A इंटू डी टी अपॉन डी आर। ये हमने किससे लिखा है, फोरियर इक्वेशन से लिखा है। और ये डी आर हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि जो आपकी स्ट्रिप है उसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है।
तो हम क्या करते हैं कि जो ये T है यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू रख देते हैं जो अभी हमने फाइंड करी थी। तो देखिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, Q इक्वल टू ये सब सेम ही है और D अपॉन DR, और ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर की वैल्यू ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे R के रेस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर तो R नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 0। और हम यहाँ पर देखते हैं इस वाले टर्म में, तो यहाँ पर भी R नहीं है, यहाँ पर R1 है, R2 है, तो यहाँ पर R नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। और फिर हमारा ये बचता है और हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log R का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/R। तो देखिए हमने यही लिखा है K इंटू एरिया की वैल्यू हमने कितनी लिखी है। देखिए जो सरफेस होता है सिलेंडर का वो कितना होता है 2πr इंटू L, ये कांस्टेंट है तो ये हमने ऐसे लिख लिया। और log R का डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा 1/R, T1 का 0 और इसका भी 0। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और क्या होगा कि इस R से ये वाला R भी कट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर K इंटू 2πRL इंटू T1 माइनस T2 अपॉन log R2 अपॉन R1। हमने यहाँ पर R से R काट दिया तो यहाँ से देखो क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई, ये जो टर्म है 2πKL, इसे हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ पर नीचे लिख लिया। तो क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई T1 माइनस T2 अपॉन log R2 अपॉन R1 अपॉन 2πKL। तो ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्मूला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। और अगली वाली वीडियो में हम लोगरिथम मीन एरिया फॉर होलो सिलेंडर, उसके लिए भी डेरिवेशन करेंगे और उसकी डेफिनेशन भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।